अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े मसाइल में इकॉनमी, हमेशा हम इस पर बात भी करते हैं, इसके लिए बड़े वोकल भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक गवर्नमेंट की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम दुरुस्त समत में गामजन हैं। क्या वाकई हम दुरुस्त समत में गामजन हैं? इंडस्ट्री का क्या हाल है? फिर दूसरा, जब हम देखते हैं मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान होता है तो मुतवातर पिछले एक साल में मुसलसल मॉनिटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट गिरता चला आ रहा है। अच्छा, इसके समरात अब तक मार्केट में बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने भी गुज़िश्ता रोज़ कोई रियल इस्टेट में लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि रियल इस्टेट वो सेक्टर है जो पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा बूस्ट दिया और ये कहकर के उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं, तो रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेन देन के सौदे हुए। अब हम देख रहे हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर भी खामोश है। फिर 8 माह के दौरान महंगाई में जो इजाफा है उसकी शरह जो रिकॉर्ड की गई है वो 5.9% है। रिकॉर्डिंग मंसूबा, कितने अरब डॉलर हासिल होंगे रिकॉर्डिंग मंसूबे से, इस पर भी हम बात करेंगे। रिकॉर्डिंग मंसूबे की अहमियत और ख़ासियत पाकिस्तान के लिए क्या होगी, और क्या रिकॉर्डिंग मंसूबे को बेहतरीन तरीके से अमली जामा पहनाकर प्रोडक्शन फेज़ में लाया जा सकता है। और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको लाया भी जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो इससे पाकिस्तान के इकॉनमी के जो गैप्स हैं, जिसमें बड़े बड़े हमारे मसाइल हैं, क्योंकि हम जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, टैक्सेशन इकट्ठी करते हैं, वो सारे का सारा देने में निकल जाता है, यानी हमारे जो कर्ज हैं वो देने में निकल जाता है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, और बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैं बात करूँगा। और ख़ास तौर पे एक वज़ीरिस्तान में दोबारा से ख़बरें हैं कि गैस और ऑयल के जो ज़खायर हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया है। ये बहुत अरसे से ख़बरें आ रही होती हैं, मैं मुख्तलिफ हवालों से देख रहा होता हूँ, हकीकत इसके पीछे क्या होती है। स्टॉक मार्केट अब बड़ी जितनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट चढ़ रही थी, अचानक हम देख रहे हैं 2-2 हज़ार का डिप आ रहा है, 2-2 हज़ार पॉइंट्स स्टॉक मार्केट गिर रही है। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है सौदों में, या फिर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन या वॉल्यूम में इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? स्टॉक मार्केट को अगर ले लें तो स्टॉक मार्केट में वो कौन कौन से शेयर्स हैं जिनकी प्राइस अब मुस्तहकम दिखाई देती है, डिविडेंड्स का क्या हाल है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इक्तिसादियात भी हैं और डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी हैं, साथ ही साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर माशियात, माहिर इक्तिसादियात हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। एहसन मेहनती साहब, पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग और बाकी मामला। सर, एक एक दिन में हज़ार हज़ार पॉइंट गेन करने वाली स्टॉक मार्केट 2-2 हज़ार पॉइंट्स का डिप ले रही है, गिर रही है, कोई इसकी खास वजह है? देखिए, आई थिंक कि जो आज स्पेशली अगर देखें तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिकवरी है, और उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो वो अग्रीमेंट जो है वो साइन ऑफ हो गया है। तो आई थिंक कि वो एक मेजर रीजन है। कल जाहिर है मार्केट के अंदर 2000 पॉइंट से जायद जो है वो करेक्शन था। उसकी वजह ये थी कि आईएमएफ की जो नुकात हैं, यानी क्या, आईएमएफ के साथ जो हम डील कर रहे हैं उसके अंदर हमने पावर टेरिफ की रिडक्शन की बात की थी। बट अनफॉर्चुनेटली पावर टेरिफ रिडक्शन जो है अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा कि वो कोई उसका कोई खातिरखा अप्रूवल हुआ है। साथ में कुछ टैक्स कलेक्शन टारगेट्स थे हमारे, जाहिर है 12.8 ट्रिलियन तक हमारे टारगेट थे, जिसको रिड्यूस किया था आईएमएफ ने तकरीबन 60 बिलियन से। और आई थिंक कि उसकी भी वजूहत जो है वो एफबीआर की तरफ से आई थी कि कुछ इस माह के अंदर छुट्टियां भी थी, जिसकी वजह से जो है मार्च के जो टारगेट्स हैं स्पेशली उसको अचीव करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही थी। तो वो टारगेट जो है रिवाइज डाउनवर्ड अपेरेंटली नजर आ रहा था कि जो रिपोर्ट्स थी उसमें आईएमएफ ने अप्रूव नहीं किया था कि टैक्स कलेक्शन जो है वो हम कम कर सकते थे। और फिर साथ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारे दूसरे जो नुकात थे प्रॉपर्टी की, स्पेशली जो सेल्स होती हैं उसके अंदर कुछ मराहतें चाहिए थी हमें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक कि जो परचेज सेल की जो बातें थी वो भी मोरलेस रिपोर्ट्स थी कि वो आईएमएफ की तरफ से अप्रूव नहीं हुई थी। तो आई थिंक कि जो मार्केट में करेक्शन था वो इसी बेसिस पर था कि आईएमएफ जो है वो काफी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट की, उन पर उसका अप्रूवल नहीं हुआ। और आई थिंक कि जो साइन ऑफ हुआ है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, अब उसको हमें उसकी डिटेल्स को चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो है कौन सी ऐसे डिसअप्रूवल्स हैं जिसमें पावर टैरिफ की जो रिडक्शन है वो सरफहरिस्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हमारा सर्कुलर डेट का जो मैनेजमेंट प्लान है वो कोई तकरीबन 1.5 ट्रिलियन का है।
और उसके अंदर कुछ कमर्शियल बैंक्स के साथ हमने लोन भी लेना है, और आई थिंक कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो आईएमएफ की कुछ इस तरह से हैं कि हमें पावर टैरिफ को दोबारा से जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ जो है वो नीड ऑफ द टाइम है कि उसके अंदर रिडक्शन हो ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। बट अनफॉर्चुनेटली हमें आईएमएफ की जो टर्म्स हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो है, कम से कम रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, आने वाले वक्तों में काफी चैलेंजेस हमें दरकार हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर जो है कल देखा गया था। क्या कहेंगे नईम साहब इसके हवाले से, पावर टैरिफ को लेकर और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल को लेकर? देखिए सर, आईएमएफ ने जो पहले फरवरी में उनका एक 3 रुकनी वफद आया था, जो हमारी मुख्तलिफ एम्बेसीज में, मुख्तलिफ हमारी मिनिस्ट्रीज में और हमारे एफबीआर और इवन अदलिया और बाकी सारे वजारतों में उन्होंने विजिट किया था। और वो बेसिकली सुपरवाइजरी विजिट था, सुपरवाइजरी ऑडिट ही मैं उसको कहूँगा। उसके बाद ये नेथन पोर्टर की क़यादत में जो अभी वफद आया है, उसके बाद ये आपका पहला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय हुआ है। हमारी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि हमें वो बिजली के टैरिफ में जो है वो रियायत दे। उसके अलावा बेवरेजेस और टबैको और प्रॉपर्टी, इन 3 सेगमेंट पे जो टैक्स का रेट है ना वो कम किया जाए। बेवरेजेस और जो सिगरेट्स है उस पर तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। ये एक प्रॉपर्टी की होप थी कि शायद इसे उस पर जूम मीटिंग भी कुछ शायद पाकिस्तान के प्रॉपर्टी जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी रिसेंटली जो खबरें आई हैं उसको भी उन्होंने मना कर दिया। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची कि जिससे हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर कर सकें या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें। क्योंकि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है कि हमने वादा किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जरूर कम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि इस दफा जो 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करनी थी उसके बदले उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा के तो उन्होंने कहा जी कि हमें 15 दिन में 50 बिलियन रुपीज का फायदा होगा, इससे हम बचाएंगे, जो कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में बाद में सब्सिडी देंगे। तो बेसिकली एक हेड को महंगा करके दूसरे हेड को सस्ता करने वाली बात हो रही है। तो ये 1200 अरब रुपए की गवर्नमेंट जो है वो फोर्सी कर रही है कि हमें इस लेवी की वजह से मद में जो पैसे बचेंगे तो वो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के एंड पे लोगों को बिजली सस्ती कर देंगे। लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है ना वो बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांडिंग है। वो कहते हैं कि हमें 930 के ऊपर बिजली दें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव हो सकें और हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सपोर्ट हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो माहिदा हुआ है इसमें आप देखें ना कि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी उसके 28 माह के लिए $1.3 बिलियन की आपको रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी में मदद मिल रही है और $7 अरब का उनकी जो कमिटमेंट है उसी का ये पार्ट है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ ने बहुत टाइट किया है इस मामले में। और लेकिन जो हमारी नीड ऑफ द डे है ना, देखिए हमें एक तो फॉरेन रिजर्व जो है उसका एक सर्टेन अमाउंट रखना होता है, जो कि आपने देखा है हम अपने जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनसे हमने को फंडिंग ली है, उसको री रोलिंग किया है। लेकिन जो हमें ज्यादा चीज चाहिए वो हमें एक्सपोर्ट पे चाहिए कि हमारे डॉलर्स बढ़े। उसमें हमें आईएमएफ से ये चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो पैसे वो दे रहा है उसके बदले हमें जो टैक्स में रियायत दे, और हम ताकि हम लोग अपने टैक्सेशन का रेट कम कर सकें और उसको टैक्स को बेस को बढ़ा सकें। और अगर पाकिस्तान की जो माशी इस्लाहात हैं उसके इकदाम अगर आईएमएफ चाहता करे तो वो जरिए इनकम टैक्स में वो कहता है तरामीम करें, उसका दायरा वसी किया करें। और वो गवर्नमेंट ने उसका दायरा वसी भी किया है। अब देखें कि तमाम सूबों में तकरीबन जो है वो जरी टैक्स की का लगाम हो गया लग गया है। उसके अलावा मॉनेटरी इस्तेकाम और तवानाई के शोबे की जो इस्लाहत है इसकी वो बात करती हैं, वो भी अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आप देखें तो अब वो टाइम आ गया है जो गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा और हमें बहुत सारे मेजर्स लेने होंगे, हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होगी। ठीक है हमें नईम साहब, एक ब्रेक पे जाना है। मैं जरा ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट पर भी बात करूंगा और प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिविटी पे भी बात करेंगे। दूसरा, रेकॉर्डिंग बड़ा अहम मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। 37 साल उम्र है इस कान की और इसमें कान कोने की। 37 साल में मुख्तलिफ जो धात हैं सोना और तांबा वो 183 अरब डॉलर मालियत की हैं। उसमें से 91 अरब डॉलर जो हैं वो जाएंगे बार्क गोल्ड को और 45 अरब डॉलर बलूचिस्तान को, और 5.6 अरब डॉलर जो है OGDCL का मुआहदा है जो 8.33% का शेयर बनता है। ये क्या चीज़ है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? सऊदी अरब ने इंटरेस्ट शो किया 20% शेयर खरीदने का,
काबीना ने 15% शेयर की मंजूरी दी है उनको सेल करने की। वापस आते ब्रेक से इस पे बात कर। वेलकम बैक। अच्छा एहसन मेहनती साहब, रेकॉर्डिक ऐसा मंसूबा है जो बड़े लंबे अरसे से या तो अखबारों की खबरों की जीनत था या फिर हमने इसको केसेस में देखा, अब आके इस पे काम शुरू हुआ है। 183 अरब डॉलर मालियत, 37 साल की उम्र है इस कान की और 37 ईयर्स में 183 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं उसके अंदर। और समझ लें कि हमारे लिए तो ये ख्वाब था, लेकिन वो ज़खायर मौजूद हैं जो निकाले जाएंगे और फिर बलूचिस्तान को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान को पहुँच रहा है, और साथ ही साथ जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है बार गोल्ड, उसको तो उसके साथ जो मुआहदा है वो तो है। कैसे देख रहे हैं इसको और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए बिल्कुल ये तो नीड ऑफ द टाइम भी थी, और अगर आप देखें तो ये 60 बिलियन डॉलर की जो है इसकी वसूख है, इसकी फीजिबिलिटी बनी है। तो आई थिंक कि ये जो इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारी कंपनीज हैं, स्पेशली ओजीडीसी, पीपीएल, उस पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 10% भी अगर शेयर है उनका, तो एग्जाम्पल उनका जो है $6 बिलियन ईच जो है उनकी बैलेंस शीट वैल्यू बढ़ती है वक्त के साथ। और जाहिर है इसका इम्पैक्ट हम कैपिटल मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि उनकी जो जो उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा सऊदी इन्वेस्टर्स का भी है, और इसके अलावा जो बेशतर फंड्स भी बनाए गए हैं जिसके अंदर जो हमारे स्टेट फंड्स हैं। तो आई थिंक कि जो अपेरेंटली नजर यही आ रहा है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो ये है कि हमारे जो 60 बिलियन डॉलर की कभी भी हमें जो रिसीट होती है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बढ़ाएगी, साथ में हमारे जो जो फॉरेन डेट है उसको उसको और फिर जाहिर है आगे जो हमें इस पोटेंशियल को देखते हुए मजीद इन्वेस्टमेंट जो आ सकती है इस एरिया के अंदर। सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त अपेरेंटली नजर आ रहा है वो सिक्योरिटी अनरेस्ट का है। आई थिंक कि अगर उसको हम रिजॉल्व करते हैं तो आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइनिंग सेक्टर के अंदर मजीद फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है स्पेशली बलूचिस्तान रीजन के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो ये इसका काफी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है, और जाहिर है कि इसके अंदर हम हमारे जितने फॉरेन डेट है उसको भी हम पे ऑफ कर सकते हैं और पीरियड ऑफ टाइम। तो एक अच्छी स्टडी है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट में कुछ इस तरह से पड़ता है। स्पेशली 2 लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिसपे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके इन्वेस्टर्स हैं। तो आई थिंक इसको काफी पॉजिटिवली लिया जा रहा है, और आई थिंक कि इसको हमें जितना एक्सप्लोर करें इस एरिया को माइनिंग के लिए, पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, आई थिंक कि वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो जो हमारा फॉरेन डेट है उसको किसी तरह से भी जो है वो इस इश्यू को सॉल्व करता है, और आईएमएफ से हमें स्पेशली हमारी जान छुड़ा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहेंगे नईम साहब, बड़ी हमारे लिए तो पॉजिटिव मूव ये है, सिग्निफिकेंस जिसका जिक्र कर रहे हैं, पोटेंशियल का जिक्र कर रहे हैं एहसन मेहनती साहब। 37 साल उम्र में 183 अरब डॉलर, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो ये ख्वाब था। बिल्कुल सर, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो चंद बड़े मंसूबे, इवन सी पैक से भी मुझे तो इसमें बड़ी वैल्यू नजर आ रही है। और देखिए अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्डिंग के ऊपर तो बहुत अरसे से बातें हो रही है। इसमें 5.9 बिलियन टन जो है ना इसमें जखायर है, जी हाँ। जिसमें 0.41% तांबा है और 41.5 मिलियन औंस का सोना शामिल है। और इसमें सऊदी अरब ने जो उनकी कंपनी है सऊदी अरब की, वो इसमें मिनरल माइंस वाले, वो इसमें तकरीबन 10 से 15% 20% हिस्से के लिए जो बात करें, जिनकी वैल्यू 500 से $1 बिलियन है, उसमें भी बात चल रही है। उसके अलावा जो हमारी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ओजीडीसीएल है और दूसरी कंपनीज हैं, उनकी भी जो शेयर पे बेहतर असर पड़ेगा। और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी, यानी कि देखिए दुनिया में इस वक्त तांबा जो है ना उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो 2 लाख टन ये जो तांबा है ना यहाँ से पैदा होगा, और जिसकी तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर है। तो ये तो देखिए ना 37 सालों में आप 80 बिलियन डॉलर की बात करें, मैं तो कहता हूँ इससे भी बहुत ज्यादा होगा। और दुनिया में अभी देखें यूक्रेन के साथ अमेरिका की क्या बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमें अपने जो मिनरल्स हैं वहां तक एक्सेस है, हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हमें अपने मिनरल बेचें, हम आपसे उसका एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली बलूचिस्तान में जो है इसके ज़खायर हैं, और ये आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की मईशत की किस्मत बदल देगा। अच्छा नईम साहब, मैं जरा इस पे चाहूंगा कि आप दो हजरात इस पे जरूर बात करें। बलूचिस्तान की किस्मत 45 अरब डॉलर, अभी सिर्फ तखमीना है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इससे कई ज्यादा होगा जी, इससे कई ज्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू। जी, 45 अरब डॉलर चले फर्ज करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो एक मुल्क को पूरे तब्दील कर दे।
45 अरब डॉलर सिर्फ बलूचिस्तान के हिस्से में आना, तो बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, वहां के लोगों को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की भी जरूरत है। बिल्कुल, ये देखिए हमारा बलूचिस्तान इस वक्त पसमानदा इलाका है और वहाँ पे देखिए 42% ऑफ द पाकिस्तान है बलूचिस्तान। लेकिन अगर ज़खायर के हिसाब से देखें तो आप अभी 45 बिलियन डॉलर की बात करें, मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर प्रॉपर काम किया जाए तो इतना कुछ वहाँ से एक्सप्लोर हो सकता है कि बलूचिस्तान क्या पूरे इस खित्ते की हमारे मुल्क की किस्मत तब्दील हो सकती है। लेकिन बात ये है कि हम अभी तो ये पेपर वर्क ही कर रहे हैं, अभी हम बातें ही कर रहे हैं। जब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, जब तक इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडीज, रिपोर्ट्स, वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन और ये इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आनी है और जो हमारी पॉलिसी मेकर हैं वो इसके ऊपर कुछ स्टांस लेते हैं, इसको डिसाइड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो पिछले 30 साल से हम इसमें बात करें और अब ये टाइम आ गया है कि हम अपने ये ज़खायर हैं इसको निकालें। और इससे हमारे, क्योंकि इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है वो तो किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी अपनी मुल्क की पैदावार, यानी कि इसकी ये मुल्क की पैदावार ही ये कहते हैं कि हम आपको जो है तकरीबन 74 बिलियन डॉलर की नकदी पैदावार देंगे अगले 37 साल में, तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और इस तरह हमारा डायस्पोरा जो है, हमारे जो लोग बाहर हैं वो 40-50 बिलियन डॉलर की वो भेजते हैं, हमारी रेमिटेंस बेहतर होती है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होती है, रिक्रूटिंग बेहतर होता है, तो ओवरऑल आपकी मुल्क की इकोनॉमी की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, आपके इंटरनेशनल कर्जे कम होने शुरू हो जाते हैं, आपका आईएमएफ का जो और बर्डन है वो देखिए ना, इसके साथ एक चीज तो ये हो गई कि आप दोनों हजरात ने जो इसकी सिग्निफिकेंस बताई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एहसन मेहंदी साहब, जब कोई बड़ी कंपनी आके काम कर रही हो, भाग गोल्ड की मैं बात करूं, ऐसी कई कंपनीज हैं जो इंटरेस्ट थी। फिर दूसरा सऊदी अरब इंटरेस्ट है इसके शेयर्स के लिए। सऊदी अरब ने तो 20% शेयर खरीदने की बात की थी, काबीना ने 15% शेयर की मंजूरी दी है। इसके साथ जरा हम देखें अगर बड़ी कंपनीज जो जाइंट्स कहलाते हैं, वर्ल्ड जाइंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा माइनिंग में, एहसन साहब थोड़ा सा इस पे भी, और दूसरा फिर तरक्की इसके साथ कितनी आएगी खासतौर पे बलूचिस्तान रीजन को लेकर। देखिए, यू आर राइट कि इसके जो हमें जो इसके इम्पैक्ट है वो जाहिर है हमें कोई मीडियम टर्म में अगले 2-3 साल के अंदर अपेरेंटली नजर आएंगे। हमारा जो प्लान है वो यही है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को दोबारा हम नहीं उस तरफ जाएं, और उसकी वजह यही है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो हमें 6% से जायद चाहिए, और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए ना हम इंटरेस्ट रेट को कम कर पा रहे हैं, 12% से कम नहीं कर पा रहे, जब हमारी इन्फ्लेशन 1.5% पर लास्ट कोट हुई है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि आईएमएफ हमें स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को रखने के लिए जो है वो जाहिर है इम्पोज कर रहा है वो हम पे, और जिसका इम्पैक्ट हमें जाहिर है हमारी जो कारोबारी लेवरेज कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इसमें बढ़ती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हम 6% से जायद ले सकते हैं वो भी हम नहीं ले पाते। तो जाहिर है रिस्ट्रिक्शन अब उस लेंडर की होती है जिसकी जो हमें रोकता भी है कि हम सीपेक प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू नहीं करें। उसकी वजह यह है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है वो इटसेल्फ जो है वो चाइना की कोई फेवर में नहीं है, और जाहिर है चाइना के साथ हम मुंसलिक हैं सीपेक को लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे रिकोडेक है ये यू नो सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए कि हम इजीली इससे आईएमएफ प्रोग्राम से जो है इससे हम निकल सकते हैं, और यू नो इसकी जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसमें बिल्टअप होंगे उससे फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान पे बहाल होगा। तो और फिर इसमें जाहिर है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सिक्योरिटी अनरेस्ट पे भी पड़ता है, हम सिक्योरिटी पर जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जाहिर है जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है अगर वो बलूचिस्तान के बेहतर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके अंदर जो अनरेस्ट है बलूचिस्तान का वो अपना जो है उसमें कमी देखी जा सकती है। तो आई थिंक इट्स अ सिल्वर लाइनिंग, और नेक्स्ट 10 ईयर्स पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं कि उसके अंदर ये हमें सारी जो इसकी जो पोटेंशियल है वो हमें मिलेगा। जाहिर है इनिशियली 2025 में हमें उसका नहीं इम्पैक्ट नजर आ रहा है, बट 28-29 फाइनेंशियल ईयर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे बिल्टअप होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये इसकी जो हमें जो सेल्स हैं वो अपेरेंटली नजर आएंगी इस बैरिक यू नो रिकोडेक की। जो हमें अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान मार्केट का मजीद रुख करेगी, जैसे ही पोटेंशियल इसका जो रिकोडेक का है वो रिसीव होना शुरू होगा। और जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशली सऊदी कमिटमेंट है तकरीबन $5 बिलियन का, और फिर जाहिर है इसी तरह से कतर और यूएई की तरफ से भी है। तो जो यू नो एसआईएफसी के अंदर इनिशियल कमिटमेंट्स थे उनका फोकस जो है रिकोडेक से लेकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ था। तो आई थिंक कि वो जो हमारे पोटेंशियल है पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हम 6% से जायद कर सकेंगे, तो आई थिंक कि वो हमें अपेरेंटली नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर नजर आ रहा है कि हम इधर आईएमएफ प्रोग्राम से भी निकल जाएंगे और माइनिंग के अंदर एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू जो है वो हम लेंगे।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा बात करेंगे क्रिप्टो काउंसिल, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, डिजिटलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, डिजिटल करेंसी यहाँ पे लीगलाइज होगी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर उसके बहुत से महरिकात हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे कि कहाँ कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आसानी से, जो लोग घरों में बैठकर ख़ास तौर पे ये जो बाइनेंस है इसके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा। और हमारे यहाँ सोलर जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है उसके बावजूद अगर सोलर लग रहे हैं तो जो लोग सोलर लगवा रहे हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री सोलर पे जाती है तो किस हद तक उसको फ़ायदा होता है, और अगर फ़र्ज़ करें कमर्शियल यूनिट्स सोलर पे नहीं जाते हैं और जो डोमेस्टिक यूज़ है यानी घर हैं वो इस पर शिफ्ट हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, तो कमर्शियल के लिए क्या फ़ायदा होगा और बिजली के रेट्स का क्या सिचुएशन होगी। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। नईम साहब, पहले ज़रा बात करेंगे हम क्रिप्टो काउंसिल पे। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान क़याम भी हो गया, उसके CEO का एक नाम भी सामने आ गया, कैसे देख रहे हैं और क्या अफादियत होगी? बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि जुड़े हैं बाइनेंस के साथ और घर पे बैठे काम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे मुख्तलिफ जो इसके हवाले से कॉइन्स हैं वो लेकर बैठे हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ बड़े बड़े कॉइन्स। तो क्या फ़ायदा होने जा रहा है जिन लोगों ने इस पर बहुत अरसा काम किया और पाकिस्तान में इसका कोई वजूद ही नहीं था, उन्हें बाहर इसके साथ काम करना पड़ता था और फ्रॉड भी बहुत फेस करना पड़ता था, तो कैसे इसको बहुत मेक श्योर किया जाएगा कि फ्रॉड भी नहीं होगा और ये डिजिटल करेंसी जो है पाकिस्तान में लीगलाइज भी हो जाएगी? देखिए, इसमें वल्नरेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन आप देखा कि 1990 के बाद से इसकी कोई बुनियाद रखनी शुरू हुई और फिर 2000 में इसकी शुरू में प्रोडक्शन जो है ना वो हुई। उस वक्त इसकी वैल्यू बड़ी कम थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त $1 के कुछ 7 जो है ना बिटकॉइन मिल जाते थे। लेकिन आज देखिए $1 लाख से एक बिटकॉइन चला गया है। तो अल्टीमेटली दुनिया में एक जो है करेंसी का जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, आपकी डिजिटल पे शिफ्ट हुए, तो ये एक डिजिटल की बिल्कुल ही एडवांस फॉर्म है और जिसमें आपको किसी बैंकिंग शैंकिंग की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। आपके वॉलेट में एक कोड के साथ आपकी करेंसी पड़ी होती है। बस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को ये यहाँ पे खदशात ये होते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, और उसके ऊपर जैसे भी आपने बताया कौंसल बनाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान को जैसे देखें, हमारे हमसाया मुल्क में कोई 30% इस पर टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी के इनकम के ऊपर भी, तो पाकिस्तान को भी कोई ऐसी पॉलिसी इसकी बनानी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। और उस तरह ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, अगर फ्यूचर तो इसी का ही है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में रीजनल जो कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसीज को इन्फोर्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली शायद एक वक्त आएगा कि क्रिप्टो करेंसी ही एक इंटरनेशनल जो है ना एक्सचेंज का बिजनेस का जरिया बन जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं विदेश खजाना के इस इकदाम को बड़ा ऐसा समझता हूँ जैसे उन्होंने ये कौंसल बनाई है, और आने वाले वक्तों में इसके जो पॉलिसी बनेगी तो स्टेट बैंक में इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे ये इन्फोर्स होगी, कैसे हम इसको यूज करेंगे और कैसे इसकी जो डीलिंग है उसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल सर करेगी। बड़ा तो मामला है इसके अंदर सेफ एक तो, और दूसरा फ्रॉड से बचाना होगा इसको, क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड का बहुत मार्जिन है जो जहां तक मुझे इसके बारे में अंदाजा है। उसी को देखना ना, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं और आप कैसे इसकी फायरवॉल्स को कंट्रोल करते हैं और कैसे इसको मेक श्योर करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक हो गया। एहसन मेहंती साहब, क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान, क्या इससे अफादियत है इसकी, और दूसरा लोगों का ये आम फहम ख्याल है कि इसके ज़रिए आसान हो जाएगी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना, ख़ास तौर पे अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें? देखें, यू आर राइट कि ये जो एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर ये क्रिप्टो जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेड करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसके अंदर देखना है कि क्योंकि जो क्रिप्टो इटसेल्फ है उसके अंदर काफी ज्यादा ऐसी क्रिप्टोज हैं जो कि फॉल्स क्रिप्टोज भी हैं। तो हमें देखना है कि बिटकॉइन को हमें इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली अगर ट्रेड करना है तो उसको जो है वो हमें रेगुलेट किस तरह से करना है, क्योंकि ये नॉर्मली करेंसीज जो है कोई एक्सचेंजेस इनको यानी कि दुनिया भर की जो रेगुलेटर्स होते हैं वो फेडरल रिजर्व हो गया जैसे, वो इसको रेगुलेट नहीं करता। तो इसके बेशतर रूल्स होते हैं जो कि उस उन रूल्स को जो है वो नहीं फॉलो किया जा सकता क्योंकि ये रेगुलेटेड करेंसीज नहीं होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान में स्पेशली देखा है कि लोग लॉस भी बहुत ज्यादा करते हैं ऐसी करेंसी के अंदर जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नीड ऑफ द टाइम यही है कि आगे
डिजिटल करेंसी को जो है वो ट्रेड होना है, तो काफी मोहतात अंदाज के साथ जो है वो इन्वेस्टर्स को इन पे इंट्रोड्यूस हमें करना पड़ेगा कि जाहिर है उनके लॉसेस को हमें किसी तरह से जो है किसी लेवल पर स्टॉप करना पड़ेगा। और जाहिर है स्टॉप लॉसेस के साथ अगर हम इसको ट्रेड करेंगे एक्सचेंजेस के अंदर, तो ये बेहतर तरीके से रेगुलेट हो सकेगा। एक अनरेगुलेटेड करेंसी को जो दुनिया भर के अंदर जो है रेगुलेट नहीं हो रही है, क्योंकि चाइना का एक बिटकॉइन है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहां पे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो जो है वो कुछ रेगुलेटेड हैं एक्सचेंजेस के थ्रू भी और उनके रेगुलेटर के थ्रू भी। तो नीड ऑफ द टाइम ये है कि अब इसको हम अच्छे तरीके से स्टडी करें और इन्वेस्टर के लॉसेस को जो है कम से कम उसको रोकने के लिए भी कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिसमें एसईसीपी का रोल था कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मेजर कोई करेक्शन आता है या कोई कोई लॉसेज होते हैं इन्वेस्टर के, तो काफी ज्यादा रेगुलेटर का रोल होता है। तो आई थिंक इसको रेगुलेटर को लेकर इन करेंसीज को जो है वो हमें ट्रेड करना पड़ेगा, डिजिटल करेंसीज को, और उसके लिए हमें काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन और पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जो है वो जरूरत पड़ेगी, वरना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमें कंट्री को लॉस होता है तो जाहिर है इसमें फॉरेन एक्सचेंज का भी इस्तेमाल होता है। तो आई मीन नीड ऑफ द टाइम ये है कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है तो हमें भी इसको इस्तेमाल होना चाहिए, बट इट हैज टू बी सिग्निफिकेंटली रेगुलेटेड। अच्छा नईम साहब, अब आते हैं ज़रा सोलर के हवाले से। सोलर, बड़ी अरसे से हम सोलर पॉलिसी और इसकी अहमियत इस पर गौर कर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि सोलर अब बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, छोटी इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही है, घर भी यूज़ कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम सोलर पॉलिसी को और मजबूत कर देते हैं और सोलर की जानिब एक बड़ा कदम उठा लेते हैं, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जो आम घर हैं उनके यूज़ के लिए? तो क्या इससे इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा होगा, कीमतों पर कोई असर होगा बिजली की, या क्या होगा? देखिए, अभी तक तो सोलर जो लोग लगा रहे थे, ये तो एक बड़ी अच्छी अप्रोच थी और इससे हुकूमत की जो बिजली की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही थी और लोगों को सस्ती बिजली भी फराहम हो रही थी। लेकिन अभी आपने देखा कि रिसेंटली नई सोलर पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने कह दिया हम 27 रुपये यूनिट पहले आपसे खरीदते थे, अब 10 रुपये यूनिट खरीदेंगे। तो वो बेसिकली ये तो गवर्नमेंट अब सोलर को डिस्करेज कर रही है और इसकी आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री ने भी सोलर यूनिट लगा लिए थे ताकि वो बिजली की सेल्फ जनरेशन करें और उनका इन्हिसार जो जो मुल्क में बिजली की कमी है उसको वो पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ इसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। गवर्नमेंट का ख़्याल है कि अभी हमें तकरीबन 250 अरब का नुकसान हुआ है या एटू ये गवर्नमेंट को और 2034 तक शायद ये 3,500 अरब तक जो है वो सोलर की प्रोडक्शन की वजह से हुकूमत को जो है नुकसान होगा। तो इसीलिए उन्होंने अब इसकी दे आर रिविजिटिंग द सोलर पॉलिसी, वही जो कि मैं नहीं समझता कि अवाम के अच्छे इंटरेस्ट में है कि एक आदमी पहले आपने कहा कि आप सोलर लगा लें और जब आपने देखिए सोलर हो गया, अपना हाइडल हो गया, विंड मिल हो गया, ये सारी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इवन जो आपकी जो अगर गवर्नमेंट जो इन मामला में दोबारा रिविजिट करेगी पॉलिसी तो फिर आपको फिर कॉन्फिडेंस जो कि हम बात करते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब देखिए इस वक्त सोलर की मार्केट एकदम बैठ गई है, लोग सोलर लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो फील करते हैं कि पता नहीं क्लियर कट पॉलिसी क्या है कि आगे उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में वो रिन्यू होंगे नहीं होंगे। नहीं, फिर तो नेट मीटरिंग के तहत लोग बहुत परेशान हैं, जबकि उस पे लोगों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। ये अल्टीमेट तो देखें, एंड ऑफ द डे तो नेट मीटरिंग की बात हो रही है ना। तो लो नेट मीटरिंग जब आपको फायदा नहीं होगा और आपकी बिजली वो खरीदेंगे नहीं और आप 15-15 20-20 लाख रुपए छोटे छोटे 10 केवी 15 केवी के यूनिट पे लगा रहे हैं और इंडस्ट्री करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो बेसिकली जो हमारा ख्याल था कि इससे मुल्क को फायदा होगा और हुकूमत इसको अप्रिशिएट करेगी और हुकूमत ने कहा भी हम लाखों करोड़ में सोलर लगाएंगे भी, जैसे भी अपने पंजाब हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी आई थी कि हम हर घर में सोलर देंगे। तो ये अब इसको अगर आपने वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगा ना। आगे बिजली नहीं मिल रही, IMF बिजली सस्ती नहीं कर रहा, ऊपर से आप सोलर से बिजली पैदा नहीं कर सकते, तो आप तो फिर महंगे से महंगे होते जाएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी और आम आदमी की जिंदगी जो है वो फिर मुश्किल से मुश्किल ठीक हो होती गया। जाएगी। अच्छा, इस पे एक बड़ा अहम सवाल होगा एहसन मेहनती साहब, सोलर, क्या गवर्नमेंट इस बात से डरी है कि जो IPPs हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं बिजली के, वो फारिग हो जाएंगे, उनका काम कम हो जाएगा और फिर उनको जो पैसे देने हैं, उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं, क्या हम इस चीज़ से डर रहे हैं कि हम लोगों को सोलर क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों पहले सोलर पॉलिसी आई, अब हम नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर लगवाने की बात करते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। देखिए नेट मीटरिंग को जो है स्पेशली हम देख रहे हैं कि ये जो हम इस वक्त IMF प्रोग्राम के अंदर है, और आई थिंक इसको भी हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनिशियली उनकी तरफ से इनकरेज किया था सोलर मीटरिंग को,
और सोलर के जो यूजेज है वो जाहिर है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है वो हेल्प कर रहा था हमें, और जाहिर है स्पेशली हम जब इम्पोर्टेड ऑयल की बेसिस पे एनर्जी बना रहे थे तो जाहिर है उसका एक सब्स्टिट्यूशन था कि हम सोलर की तरफ चले जाते और हमारी जो आईपीपीस पे जो डिपेंडेंस थी वो कम होती चली जाती। बहुत शुक्रिया एहसन मेहती साहब, बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई इकोनॉमी के सारे मैटर्स को लेके, रिकॉर्डिंग, उसकी अफादियत, सोलर नेट मीटरिंग, क्या फ़ायदा होने जा रहा है, गवर्नमेंट क्यों इस पॉलिसी पे रिवर्सल कदम उठा रही है। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।